नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरे 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा और बच्चे सभी प्रश्नों को एक एक करके याद भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बच्चों, आपसे ये पूछ देता है कभी कभी कि एससी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, या फिर एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा पार्टी ये अगर एससी की बात करें तो इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। अगर आपके सामने बीसीसी आए तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। और बच्चा पार्टी एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ देता है तो मैं एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूं, 12 होता है। ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि रवादार ठोस है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ठोस है जो रवादार यानी कि बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हमने आपको ये बता के चला था कि जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था चीनी आए या फिर क्या है बच्चा पार्टी, हीरा आए, ग्रेफाइट आए, ये सभी आता है। आप बता के चलते हो सर हीरा एक रवादार ठोस है, इसके अलावा कांच और रबर, प्लास्टिक ये सभी आ रहा है। तो ये सभी के सभी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ओके बच्चों, ये सब याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बच्चों हम असमदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग असमदैशिक कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड असमदैशिक होते हैं जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड समदैशिक होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस लघु परासी नहीं बच्चों, दीर्घ परासी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी हो जाते हैं। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। बच्चों, ये कई बार आपके एग्जाम में आ गया है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। और अगर आपके सामने ब्रेविस जालक पूछे, क्या बच्चा पार्टी अगर आपसे ब्रेविस जालक पूछ के चले एग्जाम में, तब आप क्या बताओगे? सर 14 होती है। लेकिन अगर घनाकार क्रिस्टल में पूछे तब आप 3 लगा के चलते हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल है और सभी प्रश्न आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट है। बताओ फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं किसमें? आपको भी पता है सर ये क्रिस्टलीय ये दोष है, यानी कि क्रिस्टल इफेक्ट होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगा रहे हो ना? सभी बच्चे आंसर को लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके आंसर लगाने से आपको सभी प्रश्न याद होते हैं। ओके बच्चों, चलो पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है। बताएंगे ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कौन सा तत्व हो जाता है। डेली क्लास का टाइम हमने बता दिया बच्चा पार्टी। डेली क्लास का टाइम कब है सर? शाम के 7 बजे होता है और दूसरा क्लास शाम के 8 बजे होता है। तो आप लोग तैयार रहा कीजिए डेली कि सर हम लोग तैयार है, बस आप क्लास अपलोड करते रहो। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करिएगा। देखो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। क्या बच्चों एक बार बता दो कौन सा हो जाएगा? तो आप भी लगा रहे हो सर सिलिकॉन, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल है अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में कौन निकल पाते हैं? भैया विलायक के अणु निकल पाते हैं। परासरण के क्रिया में जो निकल पाते हैं वो विलायक के अणु होते हैं या फिर विलायक के कण होते हैं। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे में दिया गया है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से पढ़िएगा। नीचे आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दिया जाता है बच्चों। ओके चलो इसका बता के चलो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे है बच्चा पार्टी एन एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमने बता के चला था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं: क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बच्चों 2 नंबर के लिए ये फेमस क्वेश्चन है कि अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हो, तो आप लिख दोगे कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। इसमें पूछा गया उदाहरण, तो लो भैया क्वथनांक का उन्नयन हमारे सामने दिया गया है। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि बच्चों उस नोट्स में उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जितना कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, उससे क्वेश्चन एक भी बाहर किसी भी साल नहीं आया है। बस अब आप लोग लेना चाहते हो तो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल जाएगा। तो आप लोग 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। बच्चा पास ही ये अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हो तो हमें नहीं लगता कि इसके बाहर एक भी प्रश्न आएगा, क्योंकि उसको हर एक साल तैयार किया जाता है और साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। ओके बच्चे, तो सभी बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के लिए ये नोट्स बना दिया गया। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है, समपराशरी विलयन में समान होती है क्या? समपराशरी विलयन में समान होती है मोलर सांद्रण। बच्चा पार्टी क्या? मोलर कंसंट्रेशन यहां आपके सामने दिया गया। 9 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल आपके सामने है, मोललता प्रदर्शित होती है किसके द्वारा? भैया मोल प्रति केजी। कहां पर है बताओ एक बार। 10 नंबर सवाल का जवाब आप क्या बता के चलोगे? सर मोल पर केजी तो हमें डी में दिखाई दे रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अगर मोलरता की बात हो, क्या सर, अगर हमारे सामने मोलरता की बात हो तब हम लगाते हैं मोल प्रति लीटर। मोलरता की बात हो तो मोल प्रति लीटर लगाते हैं, ये बात भी आपको याद रख के चलना है। चलो 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ पे बच्चा पार्टी आयनिक कंपाउंड पूछा गया। 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सोडियम नाइट्रेट होता है, जिसे आप कैसे लिखते हो बताओ? जिसे आप लिखते हो NaNO3 लिखते हो ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? आपने पढ़ा है वैद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? कौन सा ऐसा सेल है सर? वो ईंधन सेल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? सभी बच्चे पढ़ के चले हैं, इसका आंसर गलत नहीं करेंगे सर, मैग्नीज होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सर्वाधिक चालकता कौन सा प्रदर्शित करती है? भैया सर्वाधिक चालकता जो होता है वो किस में होता है? तो चांदी में होता है। ये तो आपने पढ़ा है। द मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल पूछा गया, सिल्वर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 तक आपको अच्छे से आंसर लगाते हुए जाना है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब क्या हो? जब ये पूछा गया क्या हो, तो तब होता है लेम्डा जी नोट। यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा जी नोट ऋणात्मक होता है, तो ये सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। ये बात आपको याद रखना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? बच्चों हमने आपके ये बता के चला था, अगर प्रथम का पूछे तो आप लगाते हो सेकेंड इनवर्स, अगर आपसे शून्य का पूछे तो शून्य के लिए आप लगा के चलते
लगाते हो मोल लीटर इनवर्स। क्या लगाते हो भैया? मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स लगाते हो। और इसी जगह अगर आपके सामने द्वितीय कोटि के लिए पूछता है तब आप लगाते हो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये बात बता के चलते हो। अब आप बता दो द्वितीय कोटि के लिए कौन सा है? मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पे लीटर पे इनवर्स नहीं लगा है, मतलब ये वाला बात आपका सही है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, गति समीकरण इतना आपके सामने दिया गया है तो इसका कोटि क्या होगा? आपने पढ़ा है वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका घात देखो भैया 3/2 है। क्या है भाई? यहाँ पे याद रख लो सर 3/2 है, और यहाँ पे प्लस क्या होगा? माइनस का 1/2 है। तो लघुत्तम निकालना जानते हो क्या बच्चा पार्टी? बताओ आप लोग, इसमें गलत नहीं करना है सर। यहाँ पे है ना तो हम कर देते हैं, इस पे 2 कर दिए। अब देखो 2 है तो मतलब वही सेम वाला बात होगा, 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। बताओ 3 माइनस 1/2। इतना अच्छा से समझा रहे हैं, 3 माइनस 1 2/2। ये दोनों को उड़ा दो भैया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि आपका सही आंसर तो ए में निकल के आया। आप क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? 18 का ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलो अगला बता के चलो 19 नंबर सवाल है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? हमने बताया था अगर समान वाला बात आए तो समान वाला बात सिर्फ शून्य कोटि में होता है। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? तातक क्षणिक वेग कहलाता है। 20 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, जब उत्प्रेरक का प्रयोग साम्यावस्था में किया जाता है बच्चों तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा भैया घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, मॉन्ड विधि द्वारा कौन सा धातु को शुद्ध किया जाता है? यहाँ पे बच्चों मॉन्ड विधि द्वारा किसको शुद्ध करते हैं? तो वो होता है निकेल। क्या होता है? निकेल। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो इसका बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पे है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड फ्री स्टेट इन नेचर। यहाँ पे आप लगाओगे, अगर आपके सामने सोना आए तो सोना लगा देना, नहीं तो आपके सामने प्लेटिनम तो है ना। ऑप्शन आप डी लगा के चलो, आपका करेक्ट होगा 23 का। चलो अगला बता के चलो 24 नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? बच्चा पार्टी अगर आपके सामने टिंडल प्रभाव आए तो क्या लगाओगे? सॉल्व में होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग 25 है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड पूछा गया तो गोंद होता है। आपने पढ़ा होगा लायो, एक होता है लायोफिलिक जिसे हम द्रव स्नेही कहते हैं, और दूसरा होता है लायोफोबिक जिसे द्रव विरागी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, लायोफिलिक अगर है तो आपसे यहाँ पे क्या दे देगा? आपसे यहाँ पे पूछ लेगा द्रव स्नेही कौन सा है, तो बात बराबर होना चाहिए। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? यहाँ पे है बच्चों, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन। आपने पढ़ा है रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण जो है बहुआण्विक स्तर बनाते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों भौतिक अधिशोषण में क्या पढ़ा है? यहाँ पे याद रखिएगा, भौतिक अधिशोषण में आपने क्या पढ़ा है बता के चलो बच्चा पार्टी। भौतिक अधिशोषण में सर हमने ये पढ़ा है कि इसमें 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। कितना है बच्चा पार्टी? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ये क्या करते हैं? ये सर बहुआण्विक स्तर को बनाते हैं। क्या ये बहुआण्विक स्तर बनाते हैं? ये बात भी आपको याद रख के चलना है बच्चों। ये क्या होते हैं? ये उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये आप याद रखिएगा, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में मुक्त उष्मा अगर आपसे पूछे वो होता है 40 से लेके 400 किलो जूल बट्टा में मोल। ये बात आपको बहुत
अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। चलो अगला बता के चलो, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो जस्ट हमने बताया 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगर रासायनिक आए तो 40 से कितना लिखोगे बच्चा पार्टी, 400 किलो जूल पर मोल लिख के आओगे। ओके चलो अगला बता के चलो कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसको सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि से बच्चा पार्टी हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग 29 नंबर सवाल है, व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो ये रहा एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क हो जाएगा। एल्युमिनियम का भैया बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। ये तो आसान वाला बात पूछ दिया जी। चलो 31 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा हो जाता है। देखो मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क आपसे पूछा है तो आप सब बता के चल रहे हो, कार्नेलाइट होता है। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, कार्नेलाइट होता है। अच्छा मेलाकाइट किसका अयस्क होता है सर, मेलाकाइट जो होता है ये कॉपर का अयस्क होता है। किसका होता है, कॉपर का होता है। तो कैसीटेराइट किसका होता है, टीन का होता है। क्या होता है भैया कि ये कैसीटेराइट किसका, टीन का। टीन का संकेत Sn होता है। गैलेना किसका होता है, लेड का अयस्क होता है। और लेड का क्या होता है, Pb होता है। ये क्या है भैया, टीन है। ये बात आप याद रखिएगा। और ये क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन में न पड़ जाओ। ये कॉपर जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में आप तांबा बता के चलते हो। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 32 नंबर सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री बोलते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपटपट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसका नाम तो एल्युमिनियम है। क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर सी होगा क्योंकि यहाँ पे धातु पूछा गया था बच्चों। चलो ये बता के चलो कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH इनमें से किसे कहते हैं, ये बात बता के चलो। NaOH कहते हैं कास्टिक सोडा को NaOH कहते हैं। ओके और कास्टिक पोटास तो KOH को कहते हैं। चलो ये बता के चलो, हमने बताया। ये बता के चलो निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, नाइट्रेट होता है। क्या होता है, नाइट्रेट आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बताओ निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, यानी कि बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव नोबेल गैस। बताओ आप लोग। 36 का सही जवाब वो होता है रेडोन। चलो नेक्स्ट बता के चलो 37 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 का तत्व कौन सा होगा। देखो ग्रुप 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं सर, उसे हम लोग कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं याद रखो, इसे हम लोग कैल्कोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं पहले ये बता के चलो आप लोग, कौन से होते हैं आप लोग हमें बताओ। कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है क्या, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और पोलोनियम होता है। यही होता है ना बच्चों। अब इससे मिलाओ कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपके सामने सल्फर दिखाई दिया क्या, ऑक्सीजन भी दिखाई दिया क्या, और बच्चा पार्टी टेल्यूरियम भी यहाँ पे दिखाई दिया क्या। तो ये सभी के सभी आवर्त सारणी के 16 के तत्व हैं। तो क्या बच्चा पार्टी को समझ में आ गया ना बच्चा पार्टी, बताओ ना। तो एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लो ना जी, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और ये भैया 199 वाला नोट्स देखो, इसका चार्ज बहुत कम रखा गया क्योंकि ये आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। और बाद में आप एग्जाम बाद बोलोगे सर आपका नोट्स ही हमारे काम आया। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे इसे जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि अगर आप हम पे भरोसा करते हो, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ही लीजिएगा। ओके बच्चों, तो कॉल या मैसेज करिएगा 7070821685 नंबर पे। ओके चलो आगे बढ़े क्या, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 38 नंबर सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल सर यानी कि हमसे H2SO4 पूछा गया। क्या H2SO4, तो हमने बताया था कि ये हम नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा, नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, संपर्क विधि के द्वारा ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। हैबर विधि के द्वारा हम NH3 का निर्माण करते हैं, यानी कि अमोनिया का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला। चलो अगला बता के चलो, ये रहा निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, यानी कि बच्चों यहाँ पे एकल परमाणविक पूछा गया, मोनो एटॉमिक पूछा गया। आप बता के चल रहे हो हीलियम होता है। नेक्स्ट बताओ आप लोग
लोग 40 नंबर सवाल है, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होगा? उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत, जल्दी से आप 40 नंबर सवाल का जवाब हमें बता के चलो क्या होगा। 40 नंबर सवाल का जवाब बता रहे सर वायुमंडल होगा, तो हम भी लगा देते क्योंकि बच्चा पार्टी जो लगाएंगे वही हमें लगाना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होगा? O3 होगा। तो बताओ O3 क्या प्रदर्शित करेगा? सभी बच्चे गलत कर दोगे, नहीं ये करता है प्रतिचुंबकीय। क्या बच्चों? ये प्रतिचुंबकीय। ऐसा नहीं करना कि O2 अगर अणुचुंबकीय है तो O3 भी अणुचुंबकीय होगा, लगा देते, नहीं O3 प्रतिचुंबकीय होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट? बच्चों जल्दी से बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया ना, आप क्या बता के चलोगे? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होता है। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? आप उसका नाम क्या बता के चलते हो? सल्फर डाइऑक्साइड है सर। क्या है? SO2 होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा 44 नंबर सवाल है, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? ढलवा लोहा पूछा गया बच्चों। ढलवा लोहा में ये 4% होता है, ऐसे हमारा 2 से 4% के बीच होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा 45 नंबर सवाल है, जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव कौन सा होता है? जर्मन सिल्वर का कंपोनेंट्स पूछा गया बच्चों, बताओ जर्मन सिल्वर के लिए कौन सा होता है? कॉपर, जिंक, निकेल होता है। एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में कॉपर की मात्रा कितनी होती है, तो कॉपर कितना परसेंट होता है? कॉपर 60% होता है। इधर बचा जिंक, इधर बचा निकेल, तो ये दोनों बराबर बराबर होता है। कितना बच्चों? 20% ये है और 20% ये होता है, तो ये याद रखिएगा जर्मन सिल्वर के लिए है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि संक्रमण तत्व कौन सा? हमने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और अगर आपके सामने एफ ब्लॉक ये अगर आ गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसे हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कह के चलते हैं, ये बात भी आप याद रख के चलोगे। चलो अगला बता के चलो, ये रहा समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर साहब ने दिया था, कई बार हमने बताया है। आप बता के क्या चलोगे? विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? जल्दी से आप बताओ, विद्युत अपघटन नियम किसने दिया था? तो आप बता के चलोगे फैराडे साहब ने दिया था। कब के दिया था भैया? फैराडे ने दिया था। ओके बच्चों चलो, अच्छा एक फैराडे बराबर कितना? 96,500 कूलम होता है, ये याद रख के चलिएगा। 96,500 कूलम होता है बच्चों। ओके, और इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। 48 नंबर सवाल है, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? यहाँ पे बच्चों अगर मैं बताऊं विटामिन ए का केमिकल नाम बताओ पहले आप लोग। यहाँ पे ये रहा, आप हमें बता के चलो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? तो सभी बच्चे को याद रखना रेटिनोल होता है, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जिनकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है। ओके, आप बताओ विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? 48 नंबर सवाल कोबाल्ट रहता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ 49 नंबर सवाल है, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है भाई? मोहर लवण का सूत्र बताओ। 49 सवाल का जवाब आप बता रहे हो फेरस अमोनिया सल्फेट, यानी कि आपके सामने FeSO4NH4 होता है और SO4 × 7H2O होता है, इसका सूत्र है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। क्या बताओ बच्चा पार्टी, क्या लगा रहे हो आप लोग? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा 51 नंबर सवाल है, Na2O में देखो, अगर Na2O में बच्चा पार्टी अगर आपसे सोडियम का पूछे 4 लगाना, ऑक्सीजन का पूछे 8 लगाना, किसका पूछा गया? सोडियम का, 4 लगा दो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 52 नंबर सवाल है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से मीथेन प्राप्त होता है बच्चा पार्टी।
आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग 53 नंबर सवाल है, कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? कास्ट स्पिरिट कहलाती है मेथेनॉल। क्या बच्चों? मेथेनॉल, मेथेनॉल CH3OH होता है। अब ये भी बताने की बात है क्या? चलो अगला बता के चलो, प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा समूह उपस्थित होगा? आपने पढ़ा होगा, एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा होता है 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा होता है 3 डिग्री अल्कोहल। बच्चों एक को आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कहते हो, ऐसे करके बोलते हो ना बच्चों। बताओ अगर आपके सामने प्राइमरी आए तो आप बता के चलते हो CH2OH होता है सर। अगर हमारे सामने ये आए तो CHOH कहते हैं, और अगर ये टर्शियरी वाला ये हमारा ये पूछे तो आप हमें क्या बता के चलते हो? COH होता है। बताओ कौन सा पूछा गया? प्राइमरी अल्कोहल वाला। ये वाला बात आपका सही हो जाएगा। आपने लगाया है क्या ये वाला बात? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें हमारा ऐसे ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि इसमें हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। इसमें हमारा 2 हो जाता, 2 ऐसे करके लगा दो, इसमें कोई एक होता है। ओके चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? फिनॉल की प्रकृति बताओ आप लोग। द नेचर ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। चलो अगला बताओ आप लोग, 56 नंबर सवाल है, ईथर कैसे होते हैं? भैया ईथर बताओ आप लोग, ईथर कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं ना। चलो अगला बताओ, ये रहा 57 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? यानी कि बच्चा पार्टी डिफरेंस बिटवीन ये फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड पूछा गया, किसके द्वारा हम कर सकते हैं? बताओ एक बार कौन सा सही जवाब होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। नेक्स्ट बताओ आप लोग 58 नंबर सवाल है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? सेकेंडरी एमीन बच्चा पार्टी बताओ एक बार, सेकेंडरी एमीन कौन सा होगा? NH होगा क्या, या फिर NH3 होगा? इनमें से सभी कौन सा है? 58 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे। सर देखो हमारा एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी एमीन में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है ना बच्चों। बताओ आप लोग, अगर 1 डिग्री आए तो हमने कहा था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री में NH2 लगाते हो, 2 डिग्री में NH लगाते हो, ये 3 डिग्री में N, और ये बस N लगा देते हो उसमें। अगर ये हमारा H लगाना हो तो हम ऐसे करके ये लगा देते। तब तक मानो अगर हमारे सामने 2 डिग्री सेकेंडरी पूछा गया तो NH लगा देते, ये वाला बात सही होता है। HN लिखा गया है, इसका NH होता है बच्चों। ओके चलो कुछ भी लिखाया हो। अगला बता के चलो 59 नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या होगा? C6H6 होता है बेंजीन का। आपने इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, ऐसे घर के जैसे। अगर इसमें हम OH लगा दे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग फेनोल कह देते हैं। ओके चलो अगला बता के चलो 60 नंबर सवाल है, C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या होगा? बताओ आप लोग, C2H5NH2 का IUPAC नाम। 60 नंबर सवाल का जवाब आपने पढ़ा एथिल एमीन होता है। ओके चलो अगला बता के चलो 61 नंबर सवाल है, NH3 में N का संकरण क्या होता है? NH3 में N का संकरण sp3 होता है। ओके चलो हाँ, अगला नंबर सवाल है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा होगा? एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त है, एडिपिक एसिड होता है। नेक्स्ट बताओ 63 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है। अब हो चुका है बच्चा पार्टी आपकी तैयारी का स्टार्ट। आप अभी से भी कुछ पढ़ नहीं सके हो तो अब भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत समय है एग्जाम की तैयारी को लेकर। बताओ पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन ईथीन का बहुलक होता है। किसका? ईथीन का बहुलक होता है। 64 नंबर सवाल है, कार के टायर में प्रयुक्त होता है। कार के टायर में बच्चों क्या कौन सा होता है प्रयुक्त? ये बताओ कौन सा रबर है? ये बताओ ब्यूना रबर है क्या? बता के चलो ना बच्चा पार्टी, ब्यूना रबर होता है। ओके जो कि सिंथेटिक होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? हमने बताया था ब्यूना वाला बात आए तो वो हमारा सिंथेटिक होता है, यानी कि संश्लेषित होता है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक का बात हुआ तो प्रोटीन हमारा सही लग रहा है। क्या बच्चों? प्रोटीन सही है। चलो नेक्स्ट बता के चलो 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेल्यूलोज होगा, कार्बोहाइड्रेट है ना भैया। चलो अगला बता के चलो, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना बच्चों किसके द्वारा स्थायी होती है? वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बताओ, फलों की शर्करा क्या कहलाती
कहलाती है फ्रक्टोज, फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये बता के चलो निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है, यानी कि बच्चा पार्टी यहाँ पे है कौन सा बताओ, आर्टिफिशियल वाला बताओ, स्वीटिंग एजेंट कौन सा होगा मीठा, जल्दी से बताओ। 69 नंबर सवाल आपके सामने है, आपने बता के चला सैकरीन, स्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने ये रहा, आप बता के चलो जल्दी से कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है। एस्कॉर्बिक एसिड बच्चा पार्टी आपने पढ़ा है विटामिन सी के बारे में। क्या पढ़ा है बच्चों, यहाँ पे याद रख लो, आपने पढ़ा है विटामिन सी के बारे में, जिसका की केमिकल नाम क्या होता है, जिसका की केमिकल नाम होता है कौन सा सर, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और आपने ये पढ़ा है जिनकी कमी के कारण जो रोग होता है वो स्कर्वी वाला हो जाता है, ये आपने पढ़ा है। और बच्चों यहाँ पे अगर ये एस्कॉर्बिक एसिड है तो ये क्या है, ये विटामिन का नाम है, तो विटामिन लिख दो ना, सही सही जवाब हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं बच्चों, एग्जाम में आ जाता है, विटामिन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, इसका वर्गीकरण ऐसे करके किया गया बच्चों। ओके, अगर जल की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स सी वाला जल में विलय है और ए डी ई के ये वसा में विलय है। तो ये बात आप याद रखिएगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है, तो बी सी लिखिएगा। अगर पूछे निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो वसा में, तो एडीई के। अब विटामिन क्या है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि और उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, उसे हम विटामिन कहते हैं। ओके बच्चों, चलो अब आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारा मैंने बता दिया, और जितना अलग से बताया वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन था बच्चों, उसे भी ध्यान से देख लीजिएगा जितने बच्चे ध्यान से नहीं देखे हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा।